अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज में क्लास नंबर 33 से। चलिए, आप भी अगर तैयार हैं तो इस वीडियो को देखिएगा और क्यूज अटेंड करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए यहाँ पे हम लोग। तो इनमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे और सक्सेस की 98 के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ से जाके इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों क्लास का टाइमिंग है 8:30 बजे शाम को, तो प्लीज़ क्लास के टाइम पे आप लोग रोज़ आ जाएं। हो सकता है कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन ना जाए आप लोगों के पास, पर इस क्यूज़ को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे क्यूज से आ रहे हैं। तो अगर आप लोग पीडीएफ उठा के पढ़ते हैं तो यहाँ पे उन सभी प्रश्नों को देखिएगा जो कि हम लोगों ने बताए हैं, और वो क्वेश्चन यहाँ पे एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं। तो मैंने एनालिसिस में बताया भी है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे क्यूज सेक्शन के हैं। तो अगर क्यूज कहीं से पढ़िए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यहीं से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, बस उस क्यूज को अटेंड कीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्यूज का आंसर नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, हर 3 सेकंड पे इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है? तो एग्रीकल्चर से है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे आज पहले ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है? आंसर है दोस्तों इट्स अ कोकोनट, यानी कि नारियल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये 2 मैचिंग है, एक तो राज्यों की यानी कि स्टेट की और एक जनजातियों की। तो यहाँ पे देखिए असम में जो मिरी जनजाति पाई जाती है ये बिल्कुल सही है, असम में मिरी जनजातियों के लोग पाए जाते हैं। अरुणाचल में अपातनी, ये भी बिल्कुल सही है। नागालैंड में कोयंक पाए जाते हैं, पर मध्य प्रदेश में लंबाड़ा नहीं पाए जाते हैं। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, आंसर डी है। देखिए नहीं बोला गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे इट्स नॉट करेक्टली, तो ये जो डी ऑप्शन है आपका ये करेक्ट नहीं है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, 3 सेकंड का टाइम देते हैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के। चलिए अगला आंसर है यहाँ पे दोस्तों आपका इट्स सी, डिगबोई असम में सबसे पुराना रेल का रिफाइनरी का तेल है, ठीक है, पुरानी तेल का रिफाइनरी है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 4 कि भारत में जो सिंचित भूमि है उसका प्रतिशत लगभग कितना है? चलिए आंसर कीजिएगा। सिंचित यानी कि एग्रीकल्चर वाले लैंड जो हैं वो कितने हैं भारत में, कितने परसेंट हैं? तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों 35%। जी हाँ, भारत के 35% जमीन पे खेती होती है, सिंचित खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट? जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। चलिए 1 सेकेंड का टाइम भी आपका निकल चुका है। अगला आंसर है इसका आप पे सी, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसके मध्य पानी के साझाकरण हुए हैं जो कि हल करने के लिए नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था? तो ये एक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो ये किस के बीच में है, किस राज्यों के बीच में है, ये कमेंट करके कमेंट करना नीचे आपको इस बॉक्स में। आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ सी। जी हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र के और बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर होगा सी यहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, ठीक है, ये 4 स्टेट हैं। ओके, आंसर यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। केरल के समुद्र तट रेत किसमें समृद्ध है? चलिए आंसर फटाफट नीचे कीजिएगा। केरल के समुद्र तट रेत किसमें समृद्ध है? आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, थोरियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? ऑप्शन है यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर या ऊपरी बारी डोब नहर। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परिदृश्य जो पृथ्वी में फिशर के कारण होता है जिसमें कि एक पक्ष दूसरे के संदर्भ में नीचे चला जाता है।
तो वो क्या होता है दोस्तों? एक परिदृश्य यानी कि ए लैंडस्केप विच काउज ड्यू टू द फीचर in the earth along with the one side has moved down with the reference to the other is known as। आंसर है दोस्तों इट्स ए रिफ्ट वैली। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है? चलिए, आप लोग के आंसर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं रोज आप लोगों के क्यूज को देखता रहता हूँ जब आप लोग आंसर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं यहाँ पे, सभी आंसर लगभग 40 में 35 तो कोई 32 तो कोई 33 ऐसे सही करते हैं। तो खुशी होती है एटलीस्ट इन सब चीज़ों को देखकर कि आप लोग सही उत्तर कर रहे हो यहाँ पे। अगला इसका आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, कोयला। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ कोल। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? चलिए, इतिहास से प्रश्न आ चुका है। ज्योग्राफी के बाद अब इतिहास का प्रश्न है यहाँ पे कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है दोस्तों? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, कौन से केस से इनका नाम संबंधित है? तो आंसर होता है दोस्तों इट्स ए काकोरी कांड। जी हाँ, काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, बार्टोलोम्यू डायस के द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने ही ताजमहल भी बनवाया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल सम्राट ने सिजदा की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था? अकबर, शाहजहां या औरंगजेब या बहादुर शाह? चलिए दोस्तों फटाफट आंसर करते रहिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ बी, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन सी गलत तरीके से मेल खाता है? यानी कि जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये दोबारा आ गया है और इसमें गलत कौन सा है ये बताना है आपको। तो क्या कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनाया है? तो बिल्कुल सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा इब्राहिम लोदी ने, सही है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो इब्राहिम लोदी ने नहीं बनवाया है, याद रखिएगा। इसको किसने बनवाया है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो इसका आंसर नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्का का आभूषण था। तो निष्का यानी कि किसका आभूषण था दोस्तों? तो ये था गर्दन में लगाने वाला एक आभूषण का नाम है निष्का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एक सूची है यहाँ पे 1 और 2 करके, जिसमें कि ऋग्वैदिक नाम है और आधुनिक नाम है, उसको मैच करना था। तो ये कोड बता रहा है कि 1 क्या सही है 1 के साथ, 1 सही है 2 के साथ, ऐसा करके कोड आपको बनाना है। तो यहाँ पे आंसर होता है दोस्तों इट्स अ बी। इस कोड में देखिए, इस कोड में बी आपका आंसर सही है। यानी कि बी क्या कहता है, जो कोड मिला हुआ है ए का 1 2 3 4, यानी कि बिल्कुल सही मैचिंग है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ए गोमल जो है गोमती, कुर्मू जो है कुर्म, स्वास्तु जो है स्वास्थ्य और दृशावती जो है वो घघर। ये चारों के चारों मैच सही है यहाँ पे 1 2 3 4 करके। आंसर बी होगा यहाँ पे। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी आपके। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे किसके? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, एनिका या जैन धर्म के? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा इट्स अ डी, जैन धर्म के। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, बहुत सही, आप लोग के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं और आप लोग भी आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन का आंसर करिएगा उतना क्वेश्चन याद रहेगा। आप लोग क्यूज कहीं भी अटेंड करें, पर इसका जो पीडीएफ मिलता है वो अपने दोस्तों में बैठकर एटलीस्ट एक बार डिस्कशन जरूर किया करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य राजा ने नागार्जुनी पहाड़ी गुफा शिलालेख जारी किया और देवनप्रिया का शाही शीर्षक ग्रहण किया, वे कौन थे? तो देवनाम प्रिय है ये एक्चुअली। ठीक है, देवनाम प्रिय का शाही शीर्षक जो मिला था वो अशोक को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविराज का शीर्षक किसे प्राप्त था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन आना संभव है। आंसर होता है दोस्तों इट्स ए, समुद्रगुप्त। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ चुका है यहाँ पे ऋण वाले चैप्टर, यानी कि इकोनॉमी से हम बात करेंगे यहाँ पे। तो बाह्य ऋण एक देश के ऋण का भाग होता है जो क्या ये विदेशी से उसके नागरिक द्वारा उधार लिया गया होता है?
या उसके नागरिकों द्वारा विदेशी सरकारों को उधार दिया गया होता है, या फिर विदेशी से उसकी सरकार द्वारा उधार लिया गया होता है, या इसकी सरकार द्वारा विदेशी सरकार को उधार दिया गया रहता है। तो ये 4 ऑप्शन है। आंसर आपको नीचे कमेंट करना है 21 का। अब हम इकोनॉमिक्स में इंटर कर चुके हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, विदेशी से उसकी सरकार द्वारा उधार लिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वह निवेश जो आय के स्तर पर अपना ब्याज की दर पर निर्भर करता है उसे कहते हैं। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको बैंकिंग वाले जो एग्जाम है उसमें भी बहुत सपोर्ट करेगा, इसलिए अच्छे से आंसर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट दैट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम और द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज कॉल्ड। तो क्या होता है दोस्तों? इट्स अ डी, प्रेरित निवेश। जी हाँ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इक्विटी प्रतिभूतियों में लेन देन सहित परिसंपत्तियों के एक समूह के रूप में निवेश को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है उसको? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ पोर्टफोलियो निवेश। नोट कर लीजिएगा, पोर्टफोलियो निवेश। अगला क्वेश्चन, मूल्य पर। देखिए विदेशों में अपने घरेलू विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर माल बेचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए ये आंसर तो आप भी बता सकते हैं, ये फॉलो किया जाता है आपके भारत देश में भी। तो विदेशों में अपने घरेलू विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर माल बेचने की क्रिया को कहा जाता है इट्स ए डंपिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक निर्धारित अवधि में एक देश और दुनिया के शेष हिस्सों के बीच किए गए सभी लेन देन के विवरण को निम्नलिखित में से किस रूप में कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों। यहाँ पे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन मेड द बिटवीन एंटिटीज इज in one country and the rest of the world over the defined as a period of time is known as। आंसर होता है दोस्तों इट्स अ सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान शेष। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा, रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है? चलिए तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपीज, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपीज मीन्स होता है दोस्तों इट्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट of exchange between the rupees and the foreign currency freely the market forces of demand and supply। चलिए, मांग और आपूर्ति की बाजार की शक्तियों को द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच जो विनिमय की दर होती है उसको स्वतंत्र रूप से निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है इट्स अ डी, आईएमएफ द्वारा। नोट कर लीजिएगा, और आईएमएफ का फुल फॉर्म आप लोग नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने करंट अफेयर की क्लास में बताया भी है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिएगा, किसी अन्य मुद्राओं के समूह या मानक की तुलना में किसी देश की मुद्रा के मूल्य विचारपूर्वक गिरावट का समायोजन क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्यूज अटेंड कर रहे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके सभी के आंसर मैं देख रहा हूँ, कितने आप लोग सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता तो है पर कभी कभी आता है यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन को देखा करें आप लोग, एटलीस्ट आपके एसएससी के एग्जाम में काम जरूर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे क्यूज़ को बीच में एकदम ना छोड़ें, पूरा क्यूज़ अटेंड करें, यही कहना चाहता हूँ मैं। आंसर होगा दोस्तों इट्स अ सी, अवमूल्यन, ठीक है, डिवैल्यूएशन कहते हैं इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों, रुपए चालू खाते पर सबसे परिवर्तनीय रहा है। द रुपीज हैज़ बीन कन्वर्टिबल ऑन द करेंट अकाउंट सिंस, कब से? तो 2000 से या 2001 से या 1994 से या 1999 से। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स सी, 1994 से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में गणना की जाती है तब इसे क्या कहा जाता है? When there is a calculated upward adjustment in the exchange rate of the domestic currency, then it is called, क्या कहा जाता है दोस्तों? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको अगर पता है तो। यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इसको कर लेते हैं रीवैल्यूएशन कहते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है, अब आपका पॉलिटीज है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन तो अभी आरआरबी जेई में बहुत सारे पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे आपके एनटीपीसी में भी। इनमें से कौन संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का सदस्य नहीं था? फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। इट्स ए बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर या राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत की संविधान सभा किस योजना पर गठन किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में भी। आंसर है दोस्तों कैबिनेट मिशन। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, किस योजना पर गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की योजना पर गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली खाली जगह में विकसित की गई थी? चलिए, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में या यूएसए में? हर क्वेश्चन का आंसर आपको 3 सेकंड के बाद यहाँ पे दे दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। तो वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली जो है दोस्तों, ये दी गई थी यूके में, विकसित की गई थी यूके में। अगला क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ निम्नलिखित में से किस देश की विशेषता है? रूल ऑफ लॉ निम्नलिखित में से विशेषता है किसकी? तो ब्रिटेन की। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का आंसर कीजिएगा कि भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किस देशों में से अपनाया गया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, नीचे आपको कमेंट करना है। तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश ने अपनाया गया है? किस देश से? तो अमेरिका से। और ये क्वेश्चन कल भी एग्जाम में पूछा गया है आपके आरआरबी जेई के। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? चलिए, ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए है न्यूनतम आयु दोस्तों, इट्स बी 35 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी है न्यूनतम आयु? तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान भी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21। जी हाँ, ये आपातकाल के दौरान भी इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म और अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है? कि मतलब वो अपने मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन भी कर सके या किसी का प्रचार कर सके। ये कौन सी अनुसूची यानी कि कौन सी मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये आता है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है, इट्स 11। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत की राष्ट्रपति की शपथ कौन प्रशासित करता है? तो ये आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। और जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखे हैं, आपने क्यूज अटेंड किया है आज, तो मैंने थोड़ा सा टाइम कम लिया है आज का, क्योंकि कारण क्या है कि बहुत सारे अभी वीडियोस देने हैं आप लोगों को। तो चैनल पे बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस अभी मिलने वाले हैं, तो आप एजुकेशन की 86 और सक्सेस की 98 पे आज पूरे रात बने रहिएगा। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएं आरआरबी जेई के भी जो पूछे जा रहे हैं। आंसर यहाँ पे है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आज का क्यूज यही समाप्त करते हैं, और आप लोग ने कितने सही किए हैं इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग यहाँ पे रोज़ क्यूज 8:30 बजे अटेंड जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि किसी दिन इसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का, तो वो वीडियो के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। और अगर क्लास हो भी जाता है तो आप लोग कभी भी यूट्यूब ओपन करके यहाँ पे उस क्यूज को अटेंड कर लें, सारे क्वेश्चन एक बार एटलीस्ट देख लें। उसके बाद आपको इसका PDF शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम पे, तो PDF भी डाउनलोड कर लें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाइएगा और एक शेयर कर लीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि ये सारे क्वेश्चन उन दोस्तों को पहुँचे जो कि दूर दराज तक घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।